awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से attendance mark कर दें everybody. Future Doctor XYZ is present. Yes, 1 जून हमने स्टार्ट किया था इस आरंभ बैच को, है ना? 1 जून को हमने इस आरंभ बैच का आरंभ किया था और आज 12 तारीख हो गई है। तो बेटा जी यानी कि हमारा जो है कंटिन्यूस, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था उसी तरीके से क्लासेस हो रहे हैं। अगर कोई नया आया है जिसे आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, तो हम रेगुलरली डिटेल्ड सेशन कर रहे हैं और उसी के बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर जो भी सेशन हुआ है, जिस टॉपिक पर हुआ है उसी टॉपिक पर क्विजेस, पोल्स दिए जा रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, और बहुत फ्रीक्वेंटली डीपीपीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, राइट? तो आई होप सब लोग, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी शेयर कर रहे होंगे अपने बाकी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ। प्लीज डू शेयर एंड बाकी बच्चों को भी बताएं, और जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, और बाकी लोग अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। यस, जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दें और हम शुरू करते हैं हमारी लेक्चर नंबर 3 वेयर वी आर गोइंग टू कवर आवर मियोसिस 1। सो अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा, आई होप किसी का भी बैकलॉग नहीं है। अगर किसी का कोई भी बैकलॉग है, प्लीज बेटा जी फिनिश कर लें अपना बैकलॉग जल्दी से जल्दी। यस, अभी वीकेंड आने वाला है हमारा, तो इसी वीकेंड में कोशिश करना कि आपका आधे महीने का जितना भी हमारा क्लासेस हुआ है, जो भी हुआ है, 2x स्पीड पे देख के फटाफट निपटा लो, है कि नहीं? बाकी नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइडेड हैं, तो आपको जो है उसमें टाइम तो लगेगा नहीं। तो एवरीथिंग इज बीन प्रोवाइडेड टू यू गाइस, पूरा पीडीएफ, लेक्चर लिंक्स, हर चीज आपको एक साथ प्रोवाइडेड है। मैं वापस से दोबारा एक बार भेज दूंगी जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तभी, तो आप प्लीज उसको कवर कर लेना। ट्रैकर जो है उसको एक्टिव रखना, ट्रैकर पे अपडेट करते रहना, ठीक है? चलिए, पिछले क्लास में हमने माइटोसिस पढ़ा था बहुत ही डिटेल में। पूरा माइटोसिस के सारे फेजेस जो थे वो हमने एकदम डेप्थ में पढ़े थे। अब हम करने वाले हैं मियोसिस। बेटा जी माइटोसिस मियोसिस में थोड़ा डिफरेंस है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। यस, माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन था अगर आपको याद है, और मियोसिस जो है बेटा जी रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि यहाँ पर किसी चीज का तो रिडक्शन हो रहा है। किस चीज का रिडक्शन होगा? यहाँ पर अगर आपका कोई डिप्लॉइड सेल है और वो अगर जो है डिवीजन करेगा, तो यहाँ पर बनाने वाले हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि डिप्लॉइड सेल से हम हैप्लॉइड आधा करने वाले, इसीलिए हम उसको कहते हैं रिडक्शन। माइटोसिस में क्या सीन था? माइटोसिस में n नंबर ऑफ अगर हैप्लॉइड थे, यस हैप्लॉइड सेल से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो उससे डिवीजन के बाद भी हमको n नंबर ही मिल रहा था, यानी हम मेंटेन करके रख रहे थे, इसलिए हम उसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सोमैटिक सेल्स में हो रहा था, इसलिए हम उसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। एवरीथिंग वाज कवर्ड, राइट? अब क्या है, अब जो है हम डिप्लॉइड वाला कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करने की बात कर रहे हैं, यानी आधा करने की बात की जा रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये है आपका रिडक्शनल डिवीजन। डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड जर्म सेल्स दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स। यस, डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड जर्म सेल्स जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, नंबर बाय हाफ, forming haploid daughter cells, leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। जैसे कि हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बीइंग्स है या जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें एक फेज आएगा जब गैमेट्स बनते हैं ना। हमारे जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। बाकी हमारे बॉडी के सारे सेल्स ले लो, इवन जर्म सेल्स भी ले लो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। बट जब ये लाइफ साइकिल में इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, तब ये डिप्लॉइड से बेटा जी हैप्लॉइड बन जाते हैं। क्लियर एवरीवन? 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर एक का नहीं होता, यहाँ पर 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं मियोसिस में। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 बिल्कुल ही अलग है माइटोसिस से, बिल्कुल माइटोसिस जैसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हमने ध्यान क्या देना है, 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हो रहा है, अगर 2 बार हो जाएगा तो वो तो डबल माइटोसिस कहलाएगा, बराबर की 2 बार आपको जो है सेम डिप्लॉइड हुआ है। बट हमने क्या करना है, हमने तो प्लॉइडी तो सेम रखनी है, बराबर। हमने क्या करना है, प्लॉइडी तो हमने क्या करना है, हाफ करना है, बराबर। उसमें क्या था, प्लॉइडी सेम रखनी थी। इसमें क्या है, इसमें हमने हाफ रखना है, तो हम एक ही बार जो है डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, दूसरी बार डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेंगे ताकि हाफ हो जाए।
समझ में आया? क्लियर एवरीवन? अब ये मियोसिस का फायदा क्या है? मियोसिस से आपकी हैप्लॉइड कंडीशन मेंटेन होती है। अब बोलोगे हैप्लॉइड करना ही क्यों है? हैप्लॉइड करना इसीलिए है क्योंकि जब आपके गैमेट्स होते हैं, यस, आपके मेल गैमेट होंगे ये हैप्लॉइड होंगे, आपकी फीमेल गैमेट होंगी ये हैप्लॉइड होंगी। जब इनका शादी होगा, यस, जैसे हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा बेटा जी, तब ये बनेंगे डिप्लॉइड, यानी कि जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रहेगी, रिजर्व रहेगी। क्योंकि अगर यहां पर मियोसिस नहीं होता तो ये होता 2n, ये होता 2n, आदि मानुष पैदा होता 4n, है कि नहीं? कुछ अजीब ही प्राणी पैदा हो जाता, 4n पैदा हो जाता। समझ में आया? विच इज नॉट नॉर्मल, राइट? सो दैट्स व्हाई मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि गैमेट्स में हैप्लॉइड हो और जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रहे। ठीक, अच्छा, इसमें जो मियोसिस 1 मियोसिस 2 है, यहां पर जो मियोसिस 1 वाला फेज है ना बेटा जी, मियोसिस 1 वाला जो फेज है वो है आपका रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये है आपका रिडक्शनल डिवीजन, यानी हैप्लॉइड जो था, यस, ये डिप्लॉइड से, जो एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाने का काम करता है। ठीक है, यस। और जो मियोसिस 2 है, ये मियोसिस 2 आपका इक्वेशनल डिवीजन है, यानी ये सेम होगा जैसा आपका माइटोसिस था ना, यस, ये सेम आपके माइटोसिस वाला ही होगा। तो ये आपका इक्वेशनल डिवीजन करेगा, जहां पर आपके 2 हैप्लॉइड सेल्स जो यहाँ के हैं, यस, यही 2 हैप्लॉइड सेल्स इधर जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? यही 2 हैप्लॉइड सेल्स इधर गए, तो ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, दिस विल डू माइटोसिस। दोनों हैप्लॉइड सेल्स इंडिविजुअली माइटोसिस करके हमें 4 हैप्लॉइड ही देंगे। ठीक है, क्या देंगे? 4 हैप्लॉइड। तो ओवरऑल अगर हम इसका व्यू देखें तो एक डिप्लॉइड था बेटा जी, उसने किया मियोसिस 1, मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले, यानी ये रिडक्शन डिवीजन इधर हुआ। दूसरे पार्ट में क्या हुआ? 2 हैप्लॉइड सेल्स फिर 4 हैप्लॉइड बनाए, और ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन। यानी ओवरऑल की बात करें मियोसिस में, तो एक डिप्लॉइड सेल्स हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स दे रहा है। माइटोसिस में क्या था? एक डिप्लॉइड 2 डिप्लॉइड दे रहा था, या एक हैप्लॉइड 2 हैप्लॉइड दे रहा था, बराबर। यहां पर क्या है? एक डिप्लॉइड 4 हैप्लॉइड को जन्म देने वाला है। समझ में आया? यस। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा मियोसिस। क्लियर? ओके, पहले बात करते हैं हम लोग मियोसिस 1 के। देखो, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों में प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1 ये होगा ही। ठीक है, तो ये आपका PMAT जो है, यस, पीमैट आपका 1 इसमें होगा, मियोसिस 1 में होगा। मियोसिस 2 में आपका PMAT 1 ऐसे होगा। तो फेजेस तो सेम होंगे बेटा जी, फेजेस आपके सेम होंगे, बस ये डिवाइडेड है आपका प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, टीलोफेज 1 में, और ये होगा आपका रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसा होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी ये थोड़ा अलग होगा। इसमें अभी तक आपने जो पढ़ा है वैसा नहीं होगा, थोड़े तो चेंजेस होंगे, कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा फेजेस अलग होंगे। ठीक, यहाँ पर जब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है बेटा जी। प्रोफेज 1 बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट है, टिपिकली जैसे यहाँ पे लिखा है कि टिपिकली लॉन्गर है, इट इज मोर इलैबोरेट, बहुत लंबा फेज हो जाता है, यस, प्रोलॉन्ग्ड फेज है, एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? आप तो बोलोगे यार मेटाफेज कल ही तो पढ़ा था, प्रोफेज तो बड़ा सिंपल था। यस, कि जो है सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, और क्रोमैटिन जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने वाला, यही तो था बस, और तो कुछ था ही नहीं प्रोफेज में। बट यहाँ अलग हो जाएगा, यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आपका जो प्रोफेज माइटोसिस वाला प्रोफेज था उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये फर्दर डिवाइडेड है आपके 5 स्टेजेस में, जो कि है आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये आपके आ जाते हैं 5 फेजेस। पहले बात करते हैं हम आपका लेप्टोटीन के बारे में। ठीक है, अब लेप्टोटीन में क्या हो रहा है बेटा जी? यहाँ पर सेम चीज हो रही है स्टार्टिंग में कि कंडेंसेशन होने वाला है।
है। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, फटाफट लिखते हैं। लेप्टोटीन में क्या होने वाला है? कंडेंसेशन। ठीक है, लेप्टोटीन में होगा कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को कंडेंस करने वाले हैं, कॉइल करेंगे। ठीक है, ये होगा कंडेंसेशन वाला काम। ये किस में हो रहा है? लेप्टोटीन में शुरू हो रहा है। क्या बनाने के लिए? दे फॉर्म डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। यहां पर बनेंगे हमारे डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स, अब तैयार हो जाएंगे, जो कि विजिबल हो धीरे धीरे। लाइट आपके जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें धीरे धीरे विजिबल होने लगेगा कि भाई क्रोमोसोम सब बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये तो बहुत सिंपल सा फेज है। फिर आता है आपका जाइगोटीन वाला फेज। जाइगोटीन में क्या होता है? दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा जी? इसमें हो रहा है कि डिप्लॉइड सेल जो है इनका, ठीक है, यहां पर अब इनके पास एक डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये आपका डिप्लॉइड सेल है। ओके, अब ये डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। इनके अंदर क्या है बेटा जी? दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। फिलहाल जाइगोटीन में इतना ही हो रहा है, क्योंकि वहां पर कंडेंसेशन होना चालू हुआ, लेप्टोटीन में आपके क्रोमोसोम्स बन गए। यहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ये जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये बहुत ही सिमिलर हो जाते हैं फॉर्म में, साइज में, स्ट्रक्चर में। इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि ये जो है आपका, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज 2 क्रोमोसोम्स जो हैं, यहां पर जो हमने 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बोले, दीज आर सिमिलर इन फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर, एंड इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेम है ना, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इनमें से एक क्रोमोसोम होगा जो कि मैटरनल पार्ट से आएगा, एक क्रोमोसोम होगा जो कि पैटर्नल पार्ट से आएगा। ठीक है, सो वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और दूसरा जो होगा वो मैटरनल क्रोमोसोम्स होगा। अब जाइगोटीन में क्या होता है बेटा जी? बहुत ही स्पेशल चीज होती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन जो है, यहां पर होगा क्या कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ये एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं दूसरा अगर कोई बनाऊं क्रोमोसोम, तो जैसे एक क्रोमोसोम अगर ऐसा निकला, ठीक है, यस ऐसा निकला, तो उसके बगल में वैसा वाला ही आएगा, उसके बगल में भी वैसा वाला ही आएगा। यानी सब क्रोमोसोम्स अपने पेयरिंग बना लेंगे। ठीक है, अपना जोड़ी ढूंढ लेंगे। अरे तू मेरे जैसा दिखता है, अरे तू मेरे जैसा दिखता है, ऐसे सब आके जो है जोड़ी बना लेते हैं, या इस फेज पे पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, सो हियर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट स्टेज में? देयर विल बी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा। और ये जो पेयरिंग होती है, जब ये साथ में आते हैं, साइड बाय साइड जो पेयरिंग होती है, इसको हम कहते हैं साइनैप्सिस। क्या कहते हैं बेटा जी? इनको कहते हैं साइनैप्सिस। ठीक है, कि ये जब एकदम बगल बगल में आ जाते हैं, इनकी जो पेयरिंग हो जाती है, इनको हम कहते हैं साइनैप्सिस। सो 2 homologous chromosomes start pairing together. These homologous chromosomes come to lie side by side in pairs, and उस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनैप्सिस। इज दिस क्लियर? यस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो बना है, दिस पेयर, ये जो बना है, वो क्रोमोसोम को हम कहते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, ये जो पेयरिंग हुई है ऑफ साइनैप्स्ड क्रोमोसोम, दीज आर कॉल्ड एज बाइवेलेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज बाइवेलेंट्स। ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम साथ में पेयरिंग हो रही है ना, तो उनको हम बाइवेलेंट्स कहते हैं। और ये बाइवेलेंट बिकॉज 2 होमोलोगस साथ में आए तो बाय। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब यहां पर अगर आप साइनैप्सिस को देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको दिखेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दे आर एसोसिएटेड विद, दे आर फॉर्म, यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है,
synapses is accompanied by synaptonemal complex. देखो कितने सारे टर्म्स नए नए आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, कितने सारे टर्म्स नए नए आ रहे हैं। बाइवेलेंट आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, सिनेप्सिस आ गया, आपका जो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आ गया। और ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यस ये स्टेबलाइज करता है। दे आर मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम को स्टेबलाइज करता है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, ताकि आगे वाला फेज आराम से हो सके जिसमें हम क्रॉसिंग ओवर करने वाले हैं, क्योंकि इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि जाइगोटीन में जोड़ी जोड़ी ढूंढ लेना, अपनी पेयरिंग ढूंढ लेनी है। तो बेसिक बस इतना ही हुआ है। यहां पर क्या हुआ था बेटा जी, यहां पर आपकी कंडेंसेशन हो गए क्रोमैटिन के। अब आप बोलोगे यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे आया, हमने इंटरफेस में सब प्रिपरेशन करके रखा था ना, डीएनए रेप्लिकेशन तो करके रखा था। डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो है यहां पर अब कंडेंसेशन होके कॉइलिंग हो गया, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो गया, क्रोमोसोम्स बन गए। अब जो भी क्रोमोसोम्स बने वो ऐसे इसी तरीके से बनेंगे, है कि नहीं, ये ऐसे ही सारे क्रोमोसोम्स बनेंगे। अब सारे क्रोमोसोम्स बनने के बाद यहाँ पर वो जो डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना चालू किया। सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग में आ गए, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनेप्सिस। और बिकॉज ये पेयर में प्रेजेंट है इसलिए उसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। सिंपल। अब ये जो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, देखा जाता है कि दीज फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, दीज आर एक्कम्पनीड बाय सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, उस होमोलोगस क्रोमोसोम को, उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, साइनेप्स को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा हमारा साइनेप्सिस। चलो ये स्टेबलाइज वाला पॉइंट भी लिख देती हूं। दे आर थॉट टू स्टेबलाइज टू होमोलोगस क्रोमोसोम। कब तक करेगा स्टेबलाइज, कब तक करने की जरूरत है, टिल क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या सीन है, व्हाट इज दिस क्रॉसिंग ओवर, ये होगा आपका पैकेटीन में, ये होगा बहुत लोग पैचेटीन भी बोलते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू गाइस। ठीक है अब यहां पर देखो क्या होता है, अब यहां पर जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स हैं, यस यहां पर जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स हैं, दे कंटिन्यू टू बिकम थिक, मोटे होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, यस, और शॉर्ट भी होते जाते हैं। ओके, नाउ द क्रोमैटिड्स जो हैं आपके, यस अब यहाँ के क्रोमैटिड्स और विजिबल होने लगते हैं। तो जो दो क्रोमैटिड्स हैं सेम क्रोमोसोम के, उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब क्या, मतलब ये जो है यहाँ पर, यहीं पे बना दूं क्या, अच्छा नहीं जगह नहीं है ना, आ जाओ यहाँ पर बना देते, नहीं छोड़ो इधर ही बना देते हैं। ये जैसे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं बेटा जी, ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस है। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस है, यानी इनका साइज, स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है एकदम सेम टू सेम है। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के ये जो दो हैं, ये दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये हैं आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, यानी कि ये वाला एक हिस्सा और व्हाइट वाला एक हिस्सा, ये दोनों क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। वेयर एज, चलो ये भी हम लोग येलो कर देते हैं ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, तो ये येलो एंड व्हाइट क्या है, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट ये येलो एंड व्हाइट क्या है बेटा जी, यस दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर हुआ। क्रोमैटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से हैं, जो एक ही क्रोमोसोम में है, जो कि सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, जो होमोलोगस क्रोमैटिड्स, ऐसा किसी भी क्रोमोसोम का नहीं लेना है,
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो दो पैर हैं उसके एक एक क्रोमैटिड जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्लियर हुआ सबको? यस। अब क्या होगा देखो, ड्यूरिंग पैकेटिंग अब क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होने वाला है? यस, अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, और बिकॉज ये इस तरीके से पैर के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको कहते हैं टेट्राड, ठीक है। यस, ये फॉर्म करते हैं टेट्राड। The chromatids of the homologous chromosome become tetrad, ठीक है, ये टेट्राड बन गए। अब टेट्राड बनने के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये तो हम समझ गए। अब पैकेटिन के टाइम पर क्या होगा बेटा जी? क्रॉसिंग ओवर होगी। मेन चीज तो यही थी कि अब क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी, बट किसके बीच में होगी? क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग होगी? नहीं, ये क्रॉसिंग होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, यानी इसके और इनके बीच में, या इनके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में इनकी क्रॉसिंग होगी। यस, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे? किसी भी अरे गहरे क्रोमोसोम के साथ वो नहीं करेगा क्रॉसिंग ओवर, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ ही करेगा। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन? बिकॉज बाद में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो अभी ध्यान से सुन लो, होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ही ये सब होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। इज दिस क्लियर? यस। चल, अब क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के वजह से होगा जेनेटिक, मतलब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। अब जब डीएनए का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है उसको क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? यहाँ पर हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और जहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिस पॉइंट पर रिकॉम्बिनेशन होता है उसको कहता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है एंजाइम मीडिएटेड होता है, क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है और उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम यूज होता है। एनसीईआरटी में नहीं है तो हम उसको स्किप मार सकते हैं, ठीक है। यस, बट ये जो है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये एंजाइम के हेल्प से ही होंगी, तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में ही होगा, ठीक है। समझ में आया? अब रिकॉम्बिनेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है ये कंप्लीट हो जाता है और दो क्रोमैटिड्स लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी बेसिकली यहां पर लिंकेज देखने मिलता है, ठीक है। तो ये वापस से हम बना देते हैं, एक क्रोमैटिड इस तरीके का और दूसरा क्रोमैटिड इस तरीके का, ठीक। फिर एक क्रोमैटिड यहां पर और दूसरा क्रोमैटिड यहां पर। ये इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा जी? ये इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। क्या होने वाली है इनके बीच में? यस, दे विल बी हैविंग अ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पे होती है उसको कहते हैं आपका रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल, ठीक है। कि यहाँ पे मॉड्यूल हो, ये सॉरी नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये किसके बेसिस पे होता है? एंजाइम के हेल्प से होता है, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम। अब यहाँ पर ये जो आपका रिकॉम्बिनेशन होने वाला है प्रोसेस, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है इस कंप्लीट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे घूम जाती हूँ मैं। यस, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट एंड टू क्रोमैटिड्स जो हैं अलग नहीं होते, जुड़े रहते हैं। टू क्रोमैटिड्स आर लिंक्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के साइड पर ये जो है लिंक्ड रहते हैं। अब ये लिंक्ड तरीके से ही जाएंगे नेक्स्ट फेज में, जिसको कहते हैं डिप्लोटीन। अब ये डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? डिप्लोटीन फोर्थ स्टेज है बेटा जी हमारे प्रोफेज 1 का, और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सब सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? दिस इज
द फोर्थ स्टेज ऑफ योर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का ये पहला स्टेज है और इस स्टेज में होना क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम chromosomes begins to separate फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जुदा जुदा हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से जुदा जुदा हो जाएंगे। तो यहां पर अब बोलोगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो उनको साथ में रख रहा था ना, कब तक, क्लियरली लिखा था, कब तक, टिल क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड। तो यानी कि अब इसका काम नहीं है ना, यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन किया था कि भाई ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये उसको स्टेबलाइज रखेगा कब तक, जब तक कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाता। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का काम खत्म। तो यहां पर क्या होगा, आपका सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यस यहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कब, डिप्लोटीन के फेज में ये डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट हो जाएंगे। कब, लेकिन उनका जो क्रॉसिंग ओवर वाला रीजन था ना वो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वाले रीजन को छोड़ के बाकी जगह पर ये जो है क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाला चिपका रहेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका एक स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड था होमोलोगस क्रोमोसोम का। ये यहाँ पर देखो होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो गए हैं, बट इनका जो ये बैंड है ना ये चिपका हुआ है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो बस इस तरीके से चिपका हुआ है। बाकी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, बस वो पॉइंट चिपका हुआ है इनका। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यस दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of homologous chromosome after synaptonemal complex का डिसोल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, काइजमाटा। इसको कहते हैं काइजमाटा। ठीक है, क्या कहते हैं, काइजमाटा। तो काइजमाटा कब बनेगा बेटा, डिसोल्यूशन सॉल्व होने के बाद काइजमाटा बनेगा। ठीक है, कब विजिबल होगा, सिर्फ डिप्लोटीन वाले फेज में। क्लियर, यस। सो दिस काइजमाटा marks the site where crossing over happened, occurred। ठीक है, पैकेटीन के टाइम पर कहां पे ये हुआ था, ये काइजमाटा को देख के समझेगा कि अच्छा यहां हुआ था, मतलब यही क्रॉसिंग ओवर हुआ था। समझ में आया, यस। चलो, इसके वजह से अब हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे एक्स शेप के दिखने लगे हैं, है ना, यस। चलो, अब क्या होगा, अब ये इसी तरीके से इसी काइजमाटा के साथ मूव करेगा डाइकाइनेसिस में। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल स्टेज। दिस इज योर फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। देखो अभी तक हम लोग प्रोफेज 1 पे ही है। यस, अभी तक प्रोफेज 1 पे ही है, ये फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 का। और यहां पर दिस विल मूव टू मेटाफेज 1। ठीक है, यहां से ये मेटाफेज 1 में ट्रांजिशन मारने वाला है। ठीक है, यस। तो हमने इतना तो समझ लिया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए एक्सेप्ट फॉर देयर क्रॉसिंग ओवर वाला साइड, जिसको काइजमाटा कहते हैं। ठीक है, यस, उसका अटैचमेंट पॉइंट को कहते हैं काइजमाटा। और वो जो है अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो भी अलग होने वाला है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है ना वो बनना चालू होगा। स्पिंडल असेंबल्स टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को भी हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। और इनको सेपरेट करने के लिए भैया काइजमाटा को भी तो टर्मिनेट होना पड़ेगा, यानी कि यहां पर देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा।
टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा, और ये कायस्माटा जो है टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो कायस्माटा है ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा, जो प्रोफेज 1 मेटाफेज इसमें माइटोसिस में पढ़ा था ना, सेम वही चीज होगा एट द एंड, कि आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। यस, एंड आपका जो न्यूक्लियर एनवलप है, यस, वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और आपका जो क्रोमोसोम्स है जो भी है वो सब आपके साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद अब ये ट्रांजिशन मारेंगे मेटाफेज 1 में। तो क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ क्या हुआ, या अभी भी कंफ्यूजन है, क्या हुआ, किसी को क्लियर हुआ? यस, ये अभी तक जो भी हमने फेजेस पढ़े स्टार्ट हुए थे आपके कंडेंसेशन से, कि कंडेंसेशन करके इन्होंने डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स बना लिए, सबके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उन्होंने अपना सिमिलर साइज स्ट्रक्चर जुड़वा ढूंढा और उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम बिकॉज ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है इसलिए उनको कहते हैं बाइवेलेंट, और ये पेयरिंग जो कर रहे हैं उसको कहते हैं साइनेप्सिस। अब ये साइनेप्सिस जो है इनको साथ में रखने के लिए, पूरे क्रोमोसोम को साथ में रखने के लिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, और ये तब तक उनके साथ रहेगा जब तक कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाती, फिर होगा क्रॉसिंग ओवर। अब इनमें जो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, उनके बीच में होगा जो है रिकॉम्बिनेशन, यानी लेन देन होगा। ठीक है, लेन देन में ये टेट्राड फॉर्म करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होगा जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा। ये किस एंजाइम की वजह से होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के वजह से होगा। जिस पॉइंट पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा, यहां पर रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और 2 क्रोमैटिड्स आर लिंक्ड एट द साइड जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये अब डिप्लोटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में अब ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हटने वाला है। ठीक है, तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, यानी अब वो 2 क्रोमोसोम जो स्टेबलाइज फॉर्म में एक साथ थे अब वो अलग हो जाएंगे, बट उनको पकड़ के रखा है उस जोन ने जिस दर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस जोन को हम कहते हैं कायस्माटा। वो कायस्माटा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के हटने के बाद बना है, दिखेगा। ठीक है, डिप्लोटीन वाले स्टेज में, फिर कायस्माटा मार्क्स द साइट जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये हो गया। अब आते हैं डाइकाइनेसिस पे, फाइनल स्टेज है बाय टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा। कायस्माटा को भी हटा दो, यस, न्यूक्लियस को डिसअपियर कर दो, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर डिसइंटीग्रेट कर दो, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर कर दो, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपियर। फाइनली अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में जो कि मेटाफेज 1 है। तो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा इमेज दिया है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर देखो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, और हमको दिख रहा है कि देयर आर दो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे साइनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में हो रहा है, बाइवेलेंट्स फॉर्म हो रहा है। बाइवेलेंट्स फॉर्म होने के बाद में क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्स दिख रहा है पैकेटीन में। फिर ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कायस्माटा बनेगा, ये देखो इस तरीके से। बाकी क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है। फिर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारा चीजें इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो गया है, दिख रहा है, इसका रेड इधर आ गया, इसका ब्लू इधर आ गया। एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, बट हाँ कुछ जीन्स जो है आगे पीछे लेन देन हो जाता है, उसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। वही तो हमारा बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, राइट? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन चाहिए, रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन होगा। क्लियर एवरीवन, गॉट इट? ये था हमारा पूरा आपका पूरा मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 तक। ठीक है, तो अभी एक काम करिए, आप पहले प्रोफेज 1 तक सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज अगर आगे का भी मैं पढ़ा दूंगी शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप लोग। पहले प्रोफेज 1 तक सारी चीजें निपटा लीजिए, फिर उसके बाद हम जो मेटाफेज 1 है वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ताकि आप लोग मियोसिस 2 को और इजीली समझ सको। तो मियोसिस 2 इजी मतलब इजी है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 इजीली समझने के लिए काम करेंगे, हम एक साथ ही कराएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मेटाफेज 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, व्हाट आर द स्टेजेस पूरे, और इंटरकाइनेसिस। इसके बाद हमारा होगा लेक्चर नंबर 4 का स्टार्ट होगा मियोसिस 2 के साथ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा मैं आज कराने वाली थी, बट मैंने सोचा कि ये हम कल ही कराते हैं। कल के ही सेशन में मैं दोनों चीजें साथ में आप लोगों को करवा दूंगी, ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। आपका जो मियोसिस 2 है वो
बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत छोटू सा पार्ट है, ठीक है, वो मतलब 10-15 मिनट का पार्ट है, वो तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। आप पहले अच्छे से प्रोफेज 1 को 2-3 बार खुद डायग्राम बना के या पॉइंटर्स लिखकर आप 1-2 बार लिख लेना, दैट्स योर होमवर्क। ट्रस्ट मी, ये एक बार कर लोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। फिर जब मैं कल आपको पूरा मेटाफेज 1-2 से करवाऊंगी इंक्लूडिंग मियोसिस 2, आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एंड दैट्स हाउ वी विल बी डन विद आवर चैप्टर टुमारो। सो गेट रेडी, प्रिपेयर योरसेल्फ, गेट डन विद प्रोफेज 1 प्रॉपरली, समझ लो क्या चीज हो रही है, क्यों हो रही है, व्हाई का क्वेश्चन आना चाहिए, उसको कवर कर लो, और फिर मिलेंगे हम कल हमारे पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए। लेक्चर नंबर 4 इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क नहीं किया है तो जल्दी से मार्क कर लें अपना अटेंडेंस, वीडियो को लाइक कर दे, अगर कोई नया है, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सजेस्ट इट, recommend it to many of your friends, share it with your friends and subscribe to the channel. See you guys in next class. Till then, tatas, bye bye, take care everyone, and join the Telegram channel for the poll at 9. Okay, chalo, see ya.